Bismillahirrahmanirrahim. The topic of the lecture is radioactivity and radioactive decay. Student, this is one of the basic lecture of nuclear physics. So, before going into detail of this lecture, let's see what is radioactive rays or what is unstable nuclei. You all know and you have studied in the previous classes that unstable nuclei are those nuclei which have atomic number greater than 82. Since such type of nuclei has a large number of nucleons in their nucleus, so the binding forces for such nuclei becomes weak, and it becomes easy to break such nuclei, and these nuclei naturally disintegrate or break itself and produce different type of and emit different type of particles and radiations. सो अनस्टेबल न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई हैं जिनका साइज बड़ा होता है, इनमें न्यूक्लियन की तादाद ज्यादा होती है और ये आसानी से डिसइंटीग्रेट होते हैं और नेचुरली डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो ये जब डिसइंटीग्रेट होते हैं तो इनके अंदर से रेडिएशन या पार्टिकल मिट होते हैं। तो ये पार्टिकल या रेडिएशन का मिट होना, यानी जो रेडिएशन मिट होती हैं ये पार्टिकल को हम कहते हैं रेडिएक्टिव रेडिएशंस या रेडिएक्टिव रेज। तो एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। तो आप रेडियोएक्टिविटी को अंडरस्टैंड समझने करने की कोशिश करें कि रेडियोएक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है, यानी आप ये कह लेंगे हैवी न्यूक्लियाई से रेडिएशन का एमिट होना, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हैवी न्यूक्लियाई is called the process of spontaneous emission of radiation from the heavy nuclei is called radioactivity. रेडियोएक्टिविटी को हम रेडियोएक्टिविटी के भी कहते हैं, न्यूक्लियर डिके भी कहते हैं, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन या रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बहुत सारी चीजें एमिट करती है। मसलन हमारा लाइट बल्ब है तो ये भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है, लेकिन ये प्रोसेस रेडियोएक्टिव नहीं कहलाएगा। असल में रेडियोएक्टिव प्रोसेस जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई से रेडिएशन का एमिट होना, चाहे वो फोटोन एमिट हो रहे हो, लेकिन अगर अनस्टेबल न्यूक्लियाई से एमिट हो रहे हैं जिसके नतीजे में न्यूक्लियस जो है वो अपनी ओरिजिनलिटी को भी बदल रहा है। मतलब अगर न्यूक्लियस पहले खास था, पेरेंट न्यूक्लियस, लेकिन बाय एमिशन ऑफ फोटोन और पार्टिकल न्यूक्लियस में भी चेंज आ गई, उसकी न्यूक्लियर स्टेट में चेंज आ गई, या न्यूक्लियस इटसेल्फ चेंज होकर किसी और न्यूक्लियर किसी और एटम का न्यूक्लियस बन गया, तो हम इसको कहेंगे ये प्रोसेस रेडियोएक्टिविटी है। और इसको पहली दफा ऑब्जर्व किया था 1896 में हेनरी बैकरल ने। इसलिए हम रेडियोएक्टिविटी का जैसे यूनिट यूज करते हैं वो बैकरल है। जैसे आप इस फिगर में अगर देखें तो ये एक न्यूक्लियस आपको अनस्टेबल न्यूक्लियस नजर आ रहा है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं। तो इसमें से मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल और रेडिएशन एमिट हो रहे हैं। जैसे ये एक पार्टिकल एमिट हो रहा है, अल्फा पार्टिकल, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। एक ये पार्टिकल एमिट हो रहा है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। इधर से ये गामा रेडिएशन एमिट हो रही है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स हैं। तो ये न्यूक्लियस से स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ सच टाइप ऑफ रेडिएशन एंड पार्टिकल है। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी अगर हम देखें, मतलब यहाँ सोचने वाली बात है कि कितनी टाइप के रेडिएशंस या पार्टिकल एमिट होते हैं किसी न्यूक्लियस से। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन और पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस या अनस्टेबल न्यूक्लियस। उनमें पहला अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स, एमिशन ऑफ अल्फा रेज और अल्फा पार्टिकल। बीटा सेकंड है बीटा रेज और बीटा पार्टिकल, एंड थर्ड इज गामा रेज और गामा पार्टिकल। तो आई एम सॉरी, थर्ड इज गामा रेज या गामा रेडिएशंस। अगर हम इसको देखें अल्फा बीटा पार्टिकल, तो तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। हम कमिंग लेक्चर में इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं इतना बता दूं कि पेनिट्रेशन जो अल्फा पार्टिकल है ये स्लो मूविंग पार्टिकल एज कंपेयर टू बीटा एंड गामा, और चूंकि इनकी स्पीड कम है, मास ज्यादा है, चार्ज भी है, तो ये इनकी पेनिट्रेशन कम होगी और ये पेपर शीट में से पास नहीं हो सकते, पेनिट्रेट होना इनके लिए मुश्किल है। जबकि बीटा रेडिएशन लाइट पार्टिकल है और इनकी स्पीड भी ज्यादा है, तो ये मूव कर, ये पास शीट से पास कर जाते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम की शीट जो है पेपर
शीट ऑफ पेपर से पास कर जाते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम की शीट से इनके अपने पास करना मुश्किल है। तो इनकी पेनिट्रेशन एज कम्पेयर टू अल्फा ज्यादा है, लेकिन गैमा रेडिएशन से इनकी पेनिट्रेशन कम होगी, क्योंकि गैमा रेडिएशन पार्टिकल नहीं है, वो तो फोटॉन्स है। उनकी स्पीड तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इक्वल है, उनकी स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, और गैमा रेडिएशन पर चार्ज भी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी किसी मटेरियल से कुछ पार्टिकल पास होते हैं या रेडिएशन पास होते हैं, अगर वो चार्ज है तो फिर उनकी पेनिट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है ये मीडियम से पास होते हुए मीडियम इन पर अफेक्ट करता है और उनको स्लो डाउन जल्दी कर देता है। तो गैमा रेडिएशन शीट ऑफ पेपर से गुजर जाएंगे, एल्यूमिनियम की शीट से भी पास हो जाते हैं, और ये लेड की थिक शीट से सेवरल सेंटीमीटर जो है उसमें से भी पास हो सकते हैं। बेटा आप लोग, बेटा स्टूडेंट्स देखो, जब रेडियोएक्टिविटी हम कहते हैं, रेडियोएक्टिविटी में कोई भी न्यूक्लियस 3 किस्म के पार्टिकल या रेडिएशन एमिट कर सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियोएक्टिव डिके है वो भी 3 किस्म का हुआ। अगर अल्फा रेडिएशन एमिट हो रही है तो हम कहेंगे कि अल्फा डिके हुआ है, न्यूक्लियस का डिके हुआ है, उसको हम कहेंगे अल्फा डिके। और अगर बीटा पार्टिकल एमिट हुए हैं तो हम कहेंगे बीटा डिके। गैमा रेडिएशन के एमिशन को कहेंगे गैमा डिके। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियर डिके जो है ये भी फिर 3 किस्म का होगा, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गैमा डिके। सो वी डिस्कस these 3 type of decay one by one. So first of all we see what is alpha decay. Alpha decay क्या है? तो it is very simple to understand कि emission of alpha particle from the nucleus is called alpha decay. अगर न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं तो हम कहेंगे ये अल्फा डिके है। एग्जांपल देख लें, जैसे ये रेडियम है, रेडियम 226। रेडियम 226 जो है उसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं तो वो रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है, रेडॉन 222। अल्फा पार्टिकल की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन है, यानी ये हीलियम का न्यूक्लियस है। तो टोटल इसका एटॉमिक मास जो है ये न्यूक्लियर नंबर वो 4 बनता है। तो फिर रेडियम जब रेडॉन में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली उसके जो उसका जो न्यूक्लियर नंबर है उसमें 4 का डिफरेंस आएगा, तो 226 से 222 बन गया। तो रेडियम और जब उसमें से 2 प्रोटॉन भी निकलेंगे तो प्रोटॉन नंबर में भी डिक्रीज आएगा, चेंज आएगा। तो रेडियम 88 है पर उसका प्रोटॉन नंबर, लेकिन जब उसमें से 2 प्रोटॉन भी मिट हो गए तो फिर बाकी 86 रह जाएंगे प्रोटॉन। तो जब प्रोटॉन नंबर चेंज होता है तो फिर नेचर ऑफ न्यूक्लियस भी चेंज हो जाती है। न्यूक्लियस जो है वो पहले वाला पेरेंट न्यूक्लियस नहीं रहता बल्कि किसी और डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। तो रेडियम जो है इसका प्रोटॉन नंबर 88 है, लेकिन जब इसमें से 2 प्रोटॉन निकल गए और 86 इसके अंदर प्रोटॉन रह गए तो दिस डज नॉट रिमेन रेडियम बट इट बिकम्स रेडॉन। तो ये रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिगर भी यही बता रही है। नीचे वाली इंटरेस्टिंग फिगर है कि अल्फा पार्टिकल का मिशन हो रही है, 4 पार्टिकल मिट हो गए तो एटॉमिक नंबर में 4 का डिफरेंस आ गया। तो ये अल्फा डिके है और ये बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल सा बिल्कुल। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिके की तो ये बीटा डिके है। बीटा डिके को समझना कुछ मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बीटा डिके इज वेरी इंटरेस्टिंग बट इट इज सम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बीटा डिके क्या है? बीटा डिके डेफिनेशन दूसरी तो ये होगी जैसे अल्फा डिके की है कि अगर किसी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल मिट होंगे, spontaneous emission of beta particle from the heavy nucleus, this is called beta decay. तो बीटा डिके की एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन की, कार्बन 14 हम तो कहते हैं हैवी न्यूक्लियस बट कार्बन इज अ लाइट न्यूक्लियस। तो ये क्या, असल में आप इसको ये कह सकते हो, हमने हैवी की बजाय अगर कहें ना अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अनस्टेबल न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई हैं जिनमें स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस होती है। कार्बन जहां हम जो ले रहे हैं ये कार्बन 12 नहीं है, कार्बन 14 है। कार्बन 14 इज आल्सो अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो जो पहले फिर मैंने बात कही थी कि अनस्टेबल न्यूक्लियस उनको कहेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, तो ये बात ठीक नहीं। अनस्टेबल न्यूक्लियस वो हैं जिनमें से स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गामा रेडिएशन होती है। तो ये बात याद रखने वाली है। यहाँ कार्बन 14 एग्जांपल में लिया गया क्वेश्चन में। कार्बन 12 जो है दैट इज अ स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन, और उसमें किसी किस्म का कोई रेडियोएक्टिव का फिनोमेना नहीं होता, बल्कि इसका जो आइसोटोप कार्बन 14 है वो अनस्टेबल है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है यानी बीटा डिके जो है वो आसानी से होता है। सो हियर इन दिस केस
we have taken the example of this carbon. As this equation shows that carbon, when carbon undergoes disintegration, radioactive disintegration, it changes into nitrogen. कार्बन 14 becomes नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 14 तो स्टेबल न्यूक्लियस है, तो ये कार्बन अनस्टेबल से न्यूक्लियस स्टेबल बन गया। अब ये कार्बन से नाइट्रोजन कैसे बना, इसकी रीजन है कि इसके प्रोटॉन नंबर में चेंज आई है। कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6 है, जबकि जब ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ तो ये इसका प्रोटॉन नंबर 7 हो गया। तो ये बहुत अजीब बात हो गई कि प्रोटॉन नंबर बढ़ गया, क्या कोई बाहर से पार्टिकल एंटर हुआ, प्रोटॉन एक बाहर से अंदर आया। ये बड़ी सोचने वाली बात है। स्टूडेंट जरा ये देखें, ये इंटरेस्टिंग चीज को देखें। कार्बन 14 से बना नाइट्रोजन 14, हकीकत में बाहर से प्रोटॉन नहीं आया कि प्रोटॉन 6 से 7 हो गए, बल्कि बीटा डिके में एक न्यूट्रॉन की डिसइंटीग्रेशन हुई है, न्यूट्रॉन डिके हुआ है, न्यूट्रॉन में कन्वर्जन हुई है। न्यूट्रॉन से 3 पार्टिकल बने, एक न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना है, एक इलेक्ट्रॉन बना है और एक न्यूट्रिनो बना है। तो कार्बन 14 के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो एटॉमिक मास या न्यूक्लियर नंबर तो 14 रहेगा, लेकिन प्रोटॉन एक इंक्रीज हो जाएगा। और एक प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, लिहाजा इलेक्ट्रॉन फौरन बाहर आएगा, और वो बाहर आएगा तो हम कहेंगे इसको बीटा पार्टिकल कहेंगे। तो बीटा पार्टिकल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रिनो क्या करने आ गया? न्यूट्रिनो ये हाइपोथेटिकल, ये एक फर्जी पार्टिकल है जो सिर्फ यहाँ इसलिए लगाया जाता है कि अगर हम इसको यहाँ इक्वेशन में नहीं लिखते तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती। इसकी कंजर्वेशन, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन को भी न्यूक्लियर रिएक्शन को भी कंप्लीट होने के लिए कंजर्वेशन चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्शन, अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की स्पिन कंजर्व नहीं है, अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, मास और एनर्जी कंजर्व नहीं है, चार्ज कंजर्व नहीं है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ मसला ये आता था 2 चीजों का, एक तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं रहता अगर हम न्यूट्रिनो को ना लें, दूसरा उससे बढ़ के बात यह है कि इनकी स्पिन है वो कंजर्व नहीं रहती। मसलन आप लोग देखें रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पर 14 न्यूक्लियन है, यानी 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, तो इनका जो जितना भी स्पिन इनकी बनेगी, राइट साइड पर अगर हम देखें तो प्रोटॉन जो है 7 प्रोटॉन और 7 ही न्यूट्रॉन है, तो इनका स्पिन तो जो कार्बन के न्यूक्लियन के स्पिन के बराबर है। नाइट्रोजन के न्यूक्लियन की स्पिन और कार्बन के न्यूक्लियन की स्पिन तो सेम होगी, क्योंकि दोनों की तादाद सेम है और इनका जो स्पिन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वो भी सेम होता है। लेकिन जहां पर एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अगर हम काउंट करते हैं तो ये स्पिन तो बैलेंस नहीं होती। सो यहाँ पर ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल जो है न्यूट्रिनो, ये स्पिन को बैलेंस कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है न्यूट्रिनो की स्पिन उसके ऑपोजिट है, इलेक्ट्रॉन की इक्वल बट ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। So both of these spin of neutrino and electron cancel out, and the result is the conservation of spin in this reaction. तो हम कहेंगे रिएक्शन हो गया। तो ये स्पिन को कंजर्व करने के लिए न्यूट्रिनो को इंट्रोड्यूस कराया गया है। हालांकि न्यूट्रिनो पर कोई चार्ज नहीं, मास का भी इसका 0 है, रेस्ट मास 0 है, लेकिन जब ये मूव करता है तो इसका मोमेंटम काउंट होता है और इसका स्पिन हाफ है, और विच इज इक्वल टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ फिगर में भी वही दिखाया गया है, वही रिएक्शन को मैंने ग्राफिकली पिक्टोरियली ये दिखा दिया है। और ये बस आपने याद रखना है इस बात को कि ये बीटा डिके जो है ये असल में किसी न्यूक्लियस का डिके नहीं, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन का डिके है। बीटा डिके एक टाइप का, एक नहीं है, बीटा डिके 3 किस्म के हैं। ये बहुत अजीब और इंटरेस्टिंग है बात, सरप्राइजिंग भी है कि बीटा डिके एक नहीं, कि अगर एक कार्बन प्रोटॉन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है तो उससे बीटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, बल्कि एक पॉजिट्रॉन इमिट भी हो सकता है। यानी अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से इमिट हो सकता है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है। और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब एक प्रोटॉन डिके होगा इनटू न्यूट्रॉन। तो ये बात याद रखें, जैसे नियॉन को फ्लोरीन में हम कन्वर्जन देख लें, तो ये नियॉन का आइसोटोप है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप, अनस्टेबल न्यूक्लियस है नियॉन का। इसमें अगर आप देखें तो 10 प्रोटॉन है, प्रोटॉन नंबर 10, फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 9, तो एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो फिर उस
केस में एक पॉजिट्रॉन इमिट होगा, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, जिसका मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन का अपोजिट है, इसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। दिस पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू बीटा बीटा पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव। और यहाँ पर भी न्यूट्रिनो की एमिशन होगा। ये न्यूट्रिनो जो है इसकी स्पिन पॉजिट्रॉन के इक्वल बट अपोजिट होगी, तो इसी तरह स्पिन को ये भी कंजर्व करेगा। तीसरी जो टाइप है बीटा डिके की, वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, इलेक्ट्रॉन के ईसी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये कुछ इस तरह से होता है कि जब किसी भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए जब अपनी काइनेटिक एनर्जी कम कर देता है, उसकी एनर्जी किसी वजह से कम हो जाए अगर, तो फिर जैसे एनर्जी अगर उसे मिल जाए तो वो जंप लगाकर आउटर शेल में चला जाता है। इस तरह अगर उसकी एनर्जी कम हो जाए तो उस पर चूंकि चार्ज नेगेटिव है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एनर्जी जो ही एनर्जी काइनेटिक कम होगी, उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी, जिसकी वजह से फौरन न्यूक्लियस से कैप्चर कर लेगा और अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेगा। और उसकी अब्जॉर्प्शन से ये होगा कि उसके अंदर न्यूक्लियस में के अंदर जो मौजूद प्रोटॉन है वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर बड़ा अजीब सा है कि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, लेकिन प्रोटॉन अकेला नहीं बल्कि बाहर से शेल से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके एक प्रोटॉन और वही बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो कैप्चर हुआ है, ये दोनों मर्ज होते हैं, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनकी कन्वर्जन से फिर जो एक न्यूट्रॉन का इजाफा हो जाता है, तो प्रोटॉन की कन्वर्जन हो जाती है उसमें न्यूट्रॉन में, और इसमें भी न्यूट्रिनो की एमिशन होगी। और ये एमिशन जो है ये उसी बैलेंस करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ है उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन और फिर न्यूट्रिनो की स्पिन सेम होगी। तो ये 3 किस्म का बीटा डिके है। थर्ड, गैमा डिके, एमिशन ऑफ गैमा रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड गैमा डिके। और गैमा रेडिएशन, जब गैमा डिके होता है तो गैमा, ये फोटॉन्स है, ना इनका चार्ज नंबर है, प्रोटॉन नंबर है, ना इनका एटॉमिक नंबर है, ना एटॉमिक मास है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जब भी गैमा डिके होगा तो किसी भी न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस के, ना तो उसके प्रोटॉन नंबर पर कोई असर पड़ेगा, ना न्यूक्लियन नंबर पर कोई असर पड़ेगा, बल्कि वो वैसे के वैसे रहेंगे। फिर ये, अगर वो वैसे के वैसे रहेंगे तो फिर ये गैमा रेडिएशन इमिट कैसे होगी? ये क्वेश्चन ध्यान में आना चाहिए आपके। अगर प्रोटॉन नंबर या न्यूक्लियन नंबर में चेंज नहीं आ रहे तो फिर गैमा डिके होता कैसे है? तो गैमा डिके की रीजन जो है वो कुछ इस तरह से है कि जब एक न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस याद रखना, ये स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियस को कोई भी हो सकता है, तो जब कोई भी न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में जाता है, तो रिलैक्स स्टेट में जाते हुए मेटास्टेबल स्टेट में चला जाए, उस सूरत में मेटास्टेबल स्टेट, आपको मैंने लेक्चर, लास्ट लेक्चर जो हमने क्लास में पढ़ा था, आपको मैंने दिया था लेक्चर, उसमें मैंने मेटास्टेबल स्टेट को डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अगर कोई भी न्यूक्लियस मेटास्टेबल स्टेट में जाता है तो उस सूरत में उसके अंदर एनर्जी होती है ज्यादा एज कंपेयर टू रिलैक्स न्यूक्लियस, नॉर्मल न्यूक्लियस। यानी नॉर्मल न्यूक्लियस के हिसाब से उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन एक्साइटेड के हिसाब से उसके अंदर एनर्जी कम होगी। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये असल में जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर कोई न्यूक्लियन जो है वो एक्साइट होकर डी एक्साइट होता है और अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाने से पहले मेटास्टेबल स्टेट में चला जाता है, तो उसके अंदर पास एनर्जी है। अब उस एनर्जी को जब वही न्यूक्लियस नॉर्मल स्टेट रिलैक्स्ड होगा तो फिर वो एनर्जी इमिट करेगा, और वो एनर्जी फोटोन की शक्ल में इमिट होगी, जैसे कि आप लोगों को फिगर में नजर आ रहा है। ये हमारे पास बोरोन है, बोरोन 12। बोरोन 12 की जो रिलैक्स्ड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में जाने की सूरत है वो 2 है। एक तो डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में चला जाए तो फिर बीटा पार्टिकल की एमिशन होगी और ये कार्बन में कन्वर्ट हो गया। दूसरी सूरत यह है कि ये 2 स्टेप्स में ये ग्राउंड स्टेट में जाएगा, कार्बन में कन्वर्ट होगा। पहला ये मेटास्टेबल स्टेट में, ये बीटा पार्टिकल एमिट करके ये मेटास्टेबल स्टेट में चला गया, कार्बन में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो कार्बन अभी ग्राउंड स्टेट में नहीं गया बल्कि वो मेटास्टेबल स्टेट में है। तो मेटास्टेबल स्टेट में उसके पास एनर्जी कुछ है, और वो एनर्जी 4.4 MeV है। और ये फिर इसके बाद इस स्टेट में वो ज्यादा तो नहीं रहेगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा, और जब ये ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो उसमें ये 4.4 MeV एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इमिट करेगा। तो इस तरह गैमा डिके होगा। तो आप अगर आप इसमें देखें तो
टोटल एनर्जी का डिफरेंस जो है ऑक्साइड से बोरॉन और कार्बन की एनर्जी का डिफरेंस था 13.4 MeV। और अगर तो ये बीटा पार्टिकल मिट हुआ है तो वही 13.4 MeV एनर्जी जो है ना वो की का बीटा पार्टिकल मिट होगा। लेकिन अगर ये 2 स्टेप्स में हुआ है, यानी गामा डिके भी हुआ है बीटा डिके के साथ साथ, तो यहाँ जो बीटा पार्टिकल है वो 9 MeV का होगा और साथ गामा एमिशन जो है वो 4.4 MeV का। लेकिन आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि अगर एक स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है तो फिर बीटा 13.4 MeV का है, और अगर 2 स्टेप में हो रहा है तो बीटा 9 MeV का। तो क्या ये बीटा मुख्तलिफ एनर्जी के भी हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। बीटा पार्टिकल जब मिट होता है तो ऐसे, मैंने पहले भी आपको बताया था, ऐसे न्यूक्लियस निकल से बाहर बैठ गया, बल्कि जब बाहर निकलेगा तो उसके पास एक खास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उस काइनेटिक एनर्जी से हम पता चलता है एक बीटा पार्टिकल स्लो, एक बीटा पार्टिकल है फास्ट। तो ये एनर्जी का जो डिफरेंस है ये असल में यहाँ से आएगा कि वो एक स्टेप में ये डिके हुआ है या 2 स्टेप में हुआ है। तो ये डिके था अल्फा बीटा और गामा डिके, और साथ साथ आपने रेडिएक्टिविटी को भी देखा। तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर डिस्कस कीजिएगा।